नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 19 अगस्त 2020 की साइंस की वर्कशीट को। तो ये वीडियो है आज की 19 तारीख का। वर्कशीट नंबर 20 है और चैप्टर चल रहा था विद्युत। तो पिछली बार हमने चैप्टर विद्युत शुरू किया था। तो देखते हैं, विविध प्रकार के विद्युत उपकरणों में हम प्राय प्रतिरोधकों के विभिन्न संयोजन देखते हैं। प्रतिरोधकों के संयोजन की दो विधियाँ होती हैं। तो बेटा होता क्या है कि जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो दो तरीके से जोड़ सकते हैं, या तो श्रेणी क्रम। अब श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी का मतलब होता है सीरीज, मतलब एक साथ, एक फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। और एक होता है बेटा पार्श्व क्रम। पार्श्व मतलब पैरेलल में लगाया, एक उसके सामने लगाया दूसरा, उसके सामने लगाया तीसरा, उसके सामने लगाया चौथा। तो ये पार्श्व क्रम है। अब आगे देखते हैं, जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो सूत्र भी सीरीज का होता है, R1 R2 R3, सबको सिंपल ऐड करना है। लेकिन पार्श्व क्रम में जो ऑर्डर है वो ऑर्डर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 1/R बराबर 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3, इस तरीके से हो जाता है। तो एक श्रेणीबद्ध परिपथ में क्या होता है कि शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहती है। अभी नियत रहने का मतलब क्या होता है? नियत रहने का मतलब होता है कि इस प्रकार स्पष्ट रूप से वे व्यवहारिक नहीं है कि हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब या विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में आयोजित करें। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि विद्युत धारा की मात्रा समान रहती है। तो सपोज कीजिए कि मैंने एक हीटर के साथ एक बल्ब लगा दिया। अब हीटर को तो बहुत ज़्यादा करंट चाहिए, लेकिन बल्ब को करंट चाहिए कम। अब जैसे ही दोनों को साथ में लगाया तो हीटर ज़्यादा करंट खींचेगा और बल्ब में जैसे ही वो करंट जाएगा बल्ब फूट जाएगा, बल्ब खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो श्रेणी क्रम का परिपथ होता है इसका उपयोग कम किया जाता है। हम घरेलू इसका उपयोग नहीं करते। जब परिपथ का, अब इसका एक और नुकसान है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देते हैं तो परिपथ टूट जाता है। अब इसमें क्या है कि इसमें सब कुछ सीधा जुड़ा हुआ है, एक फिर दूसरी चीज़ फिर तीसरी चीज़। अगर एक भी चीज़ टूट जाए तो बाकी सब चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं। जबकि पार्श्व क्रम में उल्टा है। पार्श्व क्रम परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न विद्युत संयंत्रों से विभाजित हो जाती है। तो अगर आपने बल्ब और गीज़र लगाया या बल्ब और हीटर लगाया तो हीटर को उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी आवश्यकता के हिसाब से धारा मिलेगी, विद्युत करंट मिलेगा, और बल्ब को उसकी आवश्यकता के हिसाब से मिलेगा। यह विशेष रूप से तब अधिक सहायक होता है जब संयंत्रों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें उचित रूप से कार्य करने के लिए भिन्न विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे घर में है, अलग अलग विद्युत उपकरणों को अलग अलग विद्युत की धारा चाहिए होती है। चलिए उदाहरण भी देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण है कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है और एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट बैटरी से संयोजित होता है। परिकलित कीजिए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध और प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। तो बेटा उन्होंने लिखा है कि ये जो है श्रेणी क्रम में इनको जोड़ा हुआ है, विद्युत लैंप 20 ओम का और दूसरी चीज 4 ओम का प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 20 + 4 24 ओम, और 6 वोल्ट की बैटरी है। तो V की मात्रा कितनी हो गई? 6 वोल्ट। आप सीधे सीधे ओम्स लॉ लगाएंगे, V = IR। याद रखिए ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको हम साइंस में रामबाण कहते हैं। रामबाण का मतलब है कि जहाँ कुछ ना लगे वहाँ ये लग जाता है। तो इसमें भी यही लगेगा। उन्होंने भी देखो यही किया है। तो विद्युत लैंप के प्रतिरोध को दोनों को जोड़ के 24 ले आए। बैटरी के टर्मिनल का विभवांतर 6 था तो ओम का नियम लगा दिया। ओम का नियम होता है V = IR। अब क्योंकि उनको I निकालना था तो वो इस R को बटे में ले गए, तो V/R हो गया 6/24 यानी कि 1/4 या 0.25 एम्पियर। ये आ गया आपका उत्तर। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे प्रश्न में है कि नीचे दिए गए चित्र में प्रतिरोधक 5, पहला प्रतिरोध 5 है, दूसरा 10 है और तीसरा 30 है। इसको 12 वोल्ट की बैटरी में संयोजित किया गया। तो आपको परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रत्येक प्रतिरोध से प्रभावित विद्युत धारा और परिपथ में प्रभावित कुल विद्युत धारा। तो देखिए उन्होंने क्या किया। अब ये तो पार्श्व क्रम दिख रहा है ना मुझे, पैरेलल। तो 1/R 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 सबको जोड़ दिया। 1/5 1/10 1/30 कुल हो गया 1/3, यानी कि R आ गया 3 ओम। अब 9 वोल्ट की किसी बैटरी में हमने ऐड किया। अभ्यास देख लेते क्योंकि इन्होंने B और C पार्ट, आप कहेंगे कि सर इन्होंने B और C पार्ट सॉल्व नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि ये B और C पार्ट हमसे सॉल्व करवाएंगे। बहुत चालाक हैं, बहुत चालाक, ऐसी चालाकी खेल रहे हैं।
खुद तो एक ही पार्ट सॉल्व किया, आसान वाला, मुश्किल वाला हमारे लिए छोड़ दिया, पर हम कौन सा डरते हैं। तो 9 वोल्ट, अब अभ्यास के प्रश्न पहला है कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी में 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। 12 ओम के प्रतिरोधकों में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो कर लेते हैं। हमने कहा जी विभवांतर 9 वोल्ट, आप नीला वाला देखना, प्रतिरोध ये सारे थे 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और विद्युत धारा निकालनी है। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में ये स्थिर रहती है, तो पूरा श्रेणी क्रम का चित्र बना दिया, सबको एक साथ लगा दिया। अब इनको जोड़ते हैं, कुल प्रतिरोध तो निकालना पड़ेगा। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12, तो कुल हो गया 13.4। V की मात्रा 9 वोल्ट थी, ओम का नियम लगाया तो ये I हो गया V/R, तो ये आ जाएगा आपका 9/13.4। अब ये पॉइंट हटाया तो 90/134 जो कि होता है 0.67। आप लिखेंगे धारा की मात्रा सभी के लिए स्थिर रहेगी, तो 12 वोल्ट के लिए भी कितनी होगी? 12 वोल्ट के लिए भी ये 0.67 ही रहेगी एम्पियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ऊपर दिए गए उदाहरण 2 का भाग बी और सी परिकलित कीजिए। मैंने पूरा क्वेश्चन लिख लिया है, तो सीधा वहाँ बढ़ते हैं। हमको आर दे रखा है बेटा 3 ओम, R1 5, R2 10 और R3 30 ओम, और V दे रखा था 12। तो मैंने कहा जी ओम का नियम लगाएंगे, V बराबर IR। तो अब पहले तीसरा पार्ट सॉल्व किया है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, क्योंकि जब कुल निकालेंगे तभी तो प्रत्येक की निकालेंगे। V = IR लगाया तो ये 3 यहाँ गुणा हो रहा था, यहाँ जाएगा भाग, तो 12/3 कितना होता है? 4 एम्पियर। तो कुल प्रतिरोध हो गया 4 एम्पियर। V सभी के लिए समान रहेगा, तो हमें पता है V सबके लिए समान रहता है क्योंकि ये पार्श्व क्रम है। तो V1 बराबर V2 बराबर V3, तीनों V कितने हो गए? 12। अब हमें पता है कि V निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओम का जो नियम होता है वो होता है V = IR। अगर मुझे I निकालना है तो I निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? I निकालने का फॉर्मूला बनेगा V/R। तो मैंने V/R कर दिया। V है 12 और पहला है R1। R1 कितना है? 5, 12/5। 12/R2 कितना है? 10, तो 12/10 और तीसरा 12/30। तीनों का I निकाला, पहले का आया 2.4, दूसरे का 1.2 और तीसरे का 0.4। तीनों की I की वैल्यू आ गई, कर लीजिए नोट डाउन। चलिए, मुझे उम्मीद है नोट डाउन कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न था, डायग्राम दिए थे और टोटल रेजिस्टेंस, टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए कहा था। इन तीनों को एक को ऐड किया तो 1/1 जमा 1/1 जमा 1/1, ये हो गया 3/1। उल्टा कर दिया तो R कितना हो गया? 1/3। ऐसे ही यहाँ पे 1 था तो हमने ऐड कर दिया 1/1, 1/1, 1/1, ये हो गया 3/1, 1/3। इसका भी 1/3 निकल गया, इसका भी 1/3 निकल गया, बीच में 1 है तो तीनों को जमा कर दिया। 1/3 जमा 1 जमा 1/3, उत्तर आ गया 5/3। सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लिया फ्रैक्शन लगा के। अगले में उसने कहा कि ऊपर 2 3 3 के थे, नीचे भी 2 3 3 के थे और कुल निकालो। तो हमने कहा पहले ऊपर वाले तीनों 3 को जमा कर दें श्रेणी क्रम में 6, नीचे वाले तीनों 3 को जमा कर दें तो 6। अब ये ऊपर वाला 6 और नीचे वाला 6 तो पार्श्व क्रम में है, तो 1/6 जमा 1/6 यानी 2/6, 1/3, तो R कितना आ गया? 3 ओम। तो ये जो R का आपका मात्रक आया, जो R की वैल्यू आई, ये आपकी जो आई है ये कुल प्रतिरोध आया है। कर लीजिएगा आप इसको नोट डाउन। 3 सेकंड का टाइम है, फिर चेंज कर दूंगा स्क्रीन को। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया है, शायद गलती से आ गया। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथे क्वेश्चन में वो कहते हैं कि 100, अब पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। चौथे क्वेश्चन में कहते हैं कि 176 ओम के प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में स्थापित करें कि 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत के संयोजन से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो। मतलब अगर 220 वोल्ट विद्युत धारा एक चालक के अंदर जाती है और उसका प्रतिरोध 176 है, तो इस धारा में कितने 176 ओम के प्रतिरोधों का उपयोग कर सकते हैं? तो मैंने कहा भाई प्रतिरोधकों की संख्या मान लेते हैं x, कुल विद्युत धारा मान ली हमने, पता ही हमें 5, तो एक प्रतिरोध की विद्युत धारा कितनी होगी? 5/x, वो तो बटेगी। ओम का नियम लगाया, V = IR, V हो गया 220, I कितना है? 5/x और R कितना है? 176। ये x को ले गया वहाँ, 220 को ले आया अपॉन में, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यानी कि इसमें कितने प्रतिरोध लग सकते हैं? 4 प्रतिरोध। कर लीजिए इसको नोट डाउन।
चलिए, उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली वर्कशीट है गणित की। तो गणित में हमारा चल रहा था समांतर श्रेणी। तो इसमें है कि भैया क्या आप इस प्रश्न को हल करने में मेरी मदद कर सकती हो? 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, मतलब कितनी जो हैं वो भाज्य हो पाती हैं। तो उसने कहा भाई 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से और ख़त्म होती है 99 पे, ठीक है। और 10 लेकिन 3 से भाग होता नहीं है, 11 भी नहीं तो 12 होता है। तो 12 के बाद होगा 15, के बाद 18, के बाद 21 और 99। सूत्र लगाया an बराबर a प्लस एन माइनस 1d और n का मान निकाल लिया 30। ऐसे ही एक क्वेश्चन उन्होंने उदाहरण में दिया है कि यदि एक फुलवारी की पहली पंक्ति में 23 सूरजमुखी के पौधे हैं और प्रत्येक आगामी पंक्ति में 2 पौधे कम हो जाते हैं, तो फूलों की 10वीं पंक्ति में सूरजमुखी के पौधों की संख्या याद करो। हमने कहा जी पहली में 23 है, फिर 21 है, फिर 19 है, A10 निकालना है। तो A10 का फॉर्मूला जो मैंने ट्रिक बताई थी वो वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। A10 कैसे निकालते हैं, याद है या भूल गए? वो वीडियो देखते हो, आंसर लिखते हो और टिपम टिपी करके ख़त्म कर देते हो। A10 होता है A प्लस 9D। A है हमारा 23 जमा 9 और D का मान कितना आया? D का मान है घटा 2। तो सीधे सीधे हो जाएगा 23 जमा घटा घटा 9 2 नहीं 18, 23 माइनस 18 कितना आया? 5। छोटा तरीका बताता हूँ हमेशा आपको, ट्रिक वाला, तो याद रखना आपका काम है। दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए दूसरी तरफ। मैं सीधा एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहा हूँ अब। तो प्रयास का पहला प्रश्न है कि राम ने साल के पहले हफ्ते में 5 रुपये की बचत की और फिर साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपये की वृद्धि की। बाय गॉड, राम तो बहुत अमीर हो जाएगा। हर हफ्ते अगर 5 रुपये में 1 रुपये 75 पैसे और बचाएगा। पहले तो समझ नहीं आ रही 75 पैसे का लेगा क्या ये, क्या है। चलो, अगर nth सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए कि कितने हफ्ते में उसकी ये बचत होगी। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान तरीका देखिए आपके सामने। हमने कहा जी पहले सप्ताह में उसकी जो बचत है वो है 5 रुपये। दूसरे सप्ताह में वो बढ़ा देगा उसको 1 रुपये 75 पैसे और हो जाएगा 6 रुपये 75 पैसे। तीसरे सप्ताह में 8.5 रुपये, क्योंकि अब 6.75 में 1.75 और जुड़ गया तो 8.5 रुपये हो गए। और हमें जानना है कि किस हफ्ते में 20.75 यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। an दे रखा है 20.75, a हो गया पहला जो 5 और n जो बढ़त हो रही है 1.75। an बराबर a प्लस एन माइनस 1d। तो 20.75 बराबर 5 जमा n माइनस 1 और d का मान कितना है? 1.75। तो ये 5 जो है इसको यहाँ ले गया तो 20.75 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 15.75। n माइनस 1 1.75। ये 1.75 1.75 जो यहाँ पे था इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा और 15.75 को 1.75 से भाग दीजिए। मैंने तो कैलकुलेटर का उपयोग किया था, आप भी कर लेना। 9 बराबर n माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ जाएगा तो n जमा 1, n जमा 1 9 जमा 1, 9 जमा 1 कितना होता है? 10। यानी कि 10वें हफ्ते में राम 20 रुपये बचाएगा। भाई साहब कमाल ही कर दिया राम ने तो। दूसरा प्रश्न है आपका कि 10 से 250 के बीच कितनी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी? तो बेटा 10 से लेके और 250 तक। पहली बात तो 10 ही 4 से भाग नहीं होती, क्योंकि 4 से अगर आप 10 को भाग करोगे तो 2 बच जाता है। तो मैंने कहा इसमें 2 और जोड़ दूंगा तो 12 भाग होगा, फिर 16 भाग होगा। अब 250 तो भाग नहीं होता, इसको 4 से भाग करने की कोशिश करी तो मेरे पास जो शेषांक बचा वो 2 बचा। मैंने कहा अगर मैं 2 घटा दूंगा 250 में से तो 248 आ जाएगा, ये भाग होगा। तो AP बन गया 12 16 कहाँ तक? 248 तक। मुझे बतानी कितनी संख्याएं हैं, यानी कि n का मान निकालना है। a हो गया 12 पहली संख्या, d हो गया जी 4 जो बढ़त है, और n हो गया an हो गया 248। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d। an का 248, a n माइनस 1 4, 248 में से 12 गया तो 236 और ये 4 यहाँ गुणा होगा तो यहाँ 4 जाएगा भाग। 236/4 59, माइनस 1 यहाँ आएगा 59 जमा 1, आपका आंसर आएगा 60। कन्फ्यूजन मत होना, ये गलती से 6 लिख दिया, ये 60 है। कहीं फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सर आपने 6 लिख दिया था, 60 है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट। चलिए मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका आज का। उसने कहा था कि 4 कोण है और हर कोण पिछले कोण से 10 ज़्यादा है। तो पहला कोण x है तो दूसरा क्या हो गया? x जमा 10, फिर x जमा 20, फिर x जमा 30। तो x जमा 10, x जमा 20, x जमा 30 सबको जोड़ा तो कितना आया? 360। तो 4x जमा 60 360। तो 4x ये 60 जमा का था, वहाँ जाकर घटा हो जाएगा, 360 घटा 60 300।
4 जम यहाँ गुणा होगा तो यहाँ जाएगा भाग, 400 300/4, आंसर आ गया 75। तो पहला कोण हो गया 75, तो दूसरा कितना हो जाएगा 75 + 10 85, 85 जमा 75 जमा 20 95, और 75 जमा 30 105। अब आप में से कई लोग सोचेंगे 360 क्यों लिया, क्योंकि बेटा किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब बच्चों आपकी अगली वर्कशीट किस चीज़ की होगी? बिल्कुल सही, आपको पता है हिंदी की होगी। लेकिन हिंदी की वर्कशीट के लिए एक अलग वीडियो बनाया है आज, क्योंकि हिंदी की वर्कशीट हिंदी मीडियम के लिए भी हिंदी में होती है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी हिंदी में होती है। तो अलग वीडियो बना के उसमें हिंदी मीडियम की वर्कशीट दी है। आप कहोगे आपको वो वीडियो कहाँ मिलेगा? वो वीडियो आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक है। उस लिंक पे आपने क्लिक करना है, आपका वीडियो खुल जाएगा। तो हम आपसे मिलेंगे कल की वीडियोस के साथ, कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।